सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं उनके लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूं और मैंने जो है नरसिंहपुर नवोदय, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है नरसिंहपुर नवोदय, वहां से मैंने पास आउट किया था और 2014-15 का मेरा बैच था। मेरे भी कई अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस जो पहली वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो इतिहास, मतलब कब उनकी शुरुआत हुई थी, किसने इनकी शुरुआत की थी और कौन कौन सी जगह पे हैं, कुछ हम बेसिक चीज़ें इनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि अभी जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या होने वाला है। क्योंकि जिस टाइम हमने मतलब एग्ज़ाम दिया था करीब 2004 में, उस टाइम सिलेबस कुछ अलग था। 2004 नहीं, 2006, सॉरी गलत, 2006-07 में जो एग्ज़ाम दिया था उस टाइम और अभी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बस थोड़ा सा ही फ़र्क आया है। उस सब को हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये जो नवोदय विद्यालय समिति या बोलें तो नवोदय विद्यालय एक संगठन, तो इसको हम जो पूरी एक स्कूल है इन सभी को इकट्ठा एक नवोदय विद्यालय समिति के नाम से जानते हैं। तो यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो इसका जो आइडिया है वो हमारे पूर्व जो रहे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया था। उनका मतलब उनका एक आइडिया था कि जो गांव का जो टैलेंट है वो बाहर नहीं आ पाता है, तो उस टैलेंट को, मतलब गांव का जो पिछड़ा वर्ग है और SC ST OBC से है, तो वो लोग क्या है, अगर उनके पास टैलेंट है, मतलब बेसिकली उनका फोकस था कि गांव के जो टैलेंट है वो बाहर आना चाहिए। तो जब वो बाहर गए तो उनके मन में ये विचार आया कि जब यहाँ पर ये ऐसी मतलब कुछ, उनने वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम देखा उसके बेस पे वो फिर उनने यहाँ पर स्टार्ट किया। तो पहले ये जो है जवाहर नेहरू नाम से जाने जाते थे विद्यालय, उसके बाद फिर इसको चेंज करके जवाहर नवोदय विद्यालय रखा गया। और जिसकी शुरुआत 1986 से की गई थी और अभी तक सभी राज्यों में, केवल तमिलनाडु को छोड़ के, जिसको यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सेप्शन में है, तमिलनाडु को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में, मतलब हर एक ज़िला है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको नवोदय विद्यालय मिलेंगे। और कई ऐसे जो बड़े ज़िले हैं उनमें 2-2 नवोदय विद्यालय भी हैं, जो है पूरा केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और जहाँ पर CBSE पैटर्न में, मतलब CBSE सिलेबस रहता है और NCERT की बुक्स तो सेम कॉमन है। और जहाँ पर जो क्लासेस हैं वो 6th क्लास से लेके आपको 12th क्लास तक जो है फ्री एजुकेशन दिया जाता है। कुछ बीच में कुछ पैसे जो है OBC और जनरल वालों को, मतलब कुछ अमाउंट, छोटा सा अमाउंट, मतलब साल के एंड में या फिर मंथली वो चाहे तो दे सकते हैं। तो ऐसा उनका रहता है। और गर्ल्स के लिए तो फ्री है। देखिए जैसा मैंने बताया था, तो 3 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन 9वीं क्लास से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, मतलब 4 साल तक जो है OBC और जनरल स्टूडेंट्स को, मतलब जो बॉयज़ रहते हैं उनको एक पेमेंट करनी पड़ती है 600 रुपये पर मंथ। तो मतलब जो काउंट रहता है 3-4 साल का, वो एक साथ शायद वो चाहे दे सकते हैं। एक ये आपको बताना ज़रूरी था।
और सीबीएसई पैटर्न तो रहता है और एनसीईआरटी सिलेबस रहता ही है, कॉमन है, हमेशा चेंज होता जा रहा है। उसके अलावा जो टीचर्स रहते हैं वो आपके मतलब 24 घंटे ड्यूटी पे बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप उनके अंडर में रहते हैं तो कभी भी अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हाउसेस जो रहते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। बॉयज़ में अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी, ये सब जो है पहाड़ियों के नाम हैं, तो आप बाद में चाहें तो गूगल कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से मतलब ऐसे डिवाइड किया रहता है, सब जगह पे ऐसा ही रहता है। मतलब बॉयज़ भी उनके सीनियर और फिर जूनियर्स, ऐसे 4 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं। उन सब के हाउस मास्टर्स अलग अलग रहते हैं। और अगर बात की जाए तो जो नवोदय विद्यालय है वो एक रीजन्स में डिवाइड रहते हैं, तो उसके अंदर अलग अलग स्टेट के जो है विद्यालय आते हैं। जैसे भोपाल में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के, ये तीनों मिला के, जो तीनों स्टेट हैं इनका मिला के एक भोपाल रीजन बनता है। उसी तरह चंडीगढ़ में चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, यहाँ के लोग आते हैं। वैसे हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलांग रीजन में जो सभी जो नॉर्थ ईस्ट के हैं राज्य वो आते हैं। और एडमिशन की अगर हम बात करें तो जो लोग 5th स्टैंडर्ड में रहते हैं वो लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनको एक फॉर्म भरना रहता है। फॉर्म भरने के बाद आपकी जो है एक एंट्रेंस टेस्ट होती है। आपको उस एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे स्कोर करना रहता है, उसी के बेस पे आपका एडमिशन हो सकता है 6th क्लास में। उसके बाद अगर जो कुछ सीट वैकेंट रहती हैं, खाली रहती हैं, तो लेटर एंट्री भी होती है। उसके बाद आप चाहें तो 9th में भी, मतलब 9th में जो कुछ वैकेंट सीट रहती हैं तो उनके लिए फिर अलग से एग्ज़ाम होता है जो वैकेंट सीट रहती है 9th क्लास में। और अगर जो एकेडमिक्स की बात करें तो सीबीएसई में हमेशा जवाहर नवोदय विद्यालय ही आगे स्कोर करता है। उसके सेकंड पोजीशन पे सेंट्रल जो स्कूल रहते हैं, केंद्रीय विद्यालय, वो आते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग स्कूल्स आते हैं, बट हमेशा सीबीएसई में नवोदय विद्यालय का स्कोर काफ़ी अच्छा रहता है। और जैसा कि सभी में मतलब कॉमन है कि आपको 9th क्लास में एक माइग्रेशन की फैसिलिटी रहती है, मतलब 3rd लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पे बताया गया है। वैसे ही हम लोग भी, हमारे जो नवोदय में था वहाँ पर माइग्रेशन होता था, मतलब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो करीब 24 लोग जो है नरसिंहपुर ज़िले से चिकमंगलूर ज़िले गए थे, कर्नाटक के ज़िले जो है वहाँ पर, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं यहाँ के कल्चर और मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए। तो कुछ लोगों का सिलेक्शंस होता है, चिट सिस्टम के ज़रिए होता है। और 6th, 7th, 8th और 9th इस क्लास में आपको जो है 3rd लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो जो लैंग्वेज यहाँ मतलब आप जहाँ पे आपका माइग्रेशन होता है वहाँ की लैंग्वेज आपको सिखाते हैं और यहाँ की लैंग्वेज वहाँ के लोगों को सिखाते हैं। बेसिकली यही है कि सभी लोगों को बाहर हिंदी ही सिखाते हैं और आपको जो है अलग अलग लैंग्वेज सिखाते हैं। वैसे ही हम लोग के यहाँ कर्नाटक की जो भाषा है कन्नड़, वो हम लोगों को सिखाई जाती थी। और बहुत सारे उसमें मतलब एक्टिविटीज़ भी रहती हैं, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, आर्ट्स, मतलब मल्टी टैलेंट आपका जो स्टूडेंट मतलब जो भी बच्चे रहते हैं वहाँ पे जाके आप उनका ग्रोथ है काफ़ी अच्छी होती है। आप सेल्फ डिपेंडेंट रहना, मतलब बस पहले कुछ थोड़ी सी परेशानी जाती है जब लोग, क्योंकि 6th क्लास से काफ़ी छोटे रहते हैं और अगर बाहर जाना, उसके बाद फिर घर की याद वगैरह आती है, तो फिर जैसे मैनेज अगर हम कर पाते हैं उसके बाद हमारी लाइफ मतलब काफ़ी अच्छी हो जाती है बाहर के लोगों से कंपेयर करें तो। सो अभी हमारे पास टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन जो टेस्ट होता है अभी होने वाला है, मतलब करेंटली जो होगा 2024 में, उसका सिलेबस कैसा रहेगा। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट सिलेबस की, तो जिसमें जो है कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आकृतियाँ रहती हैं, मतलब माइंड के लिए बोल सकते हैं, माइंड का टेस्ट रहता है।
और उसके बाद कुछ जो है क्वेश्चंस हिंदी से रहते हैं, मतलब बोल सकते हैं एक पूरा पैराग्राफ दिया जाता है और उससे क्वेश्चंस रहते हैं, टफ, ज़्यादा टफ नहीं रहते। और कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो गणित के रहते हैं। तो एक हमने जो बुक ली है अभी ऑनलाइन परचेज़ की हुई है, आप चाहें तो इसको मतलब ऑफलाइन भी ले सकते हैं, मिल जाती है हमेशा। इसमें हम सिलेबस की अगर बात करें, ये यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इसमें हम बता रहे हैं, तो इसके बारे में हम चाहें तो बात कर सकते हैं। हमें सीधा बात करना है आवेदन की जो विधि के बारे में। जिन जिलों में भारत सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय खोल दिया है, केवल उन्हीं जिलों के प्रार्थी प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र होंगे। इसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी एनसीईआरटी के क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्यालयों तक जिलों के नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। और इसकी जो है आप ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, आजकल तो है ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। ऑफलाइन जो है फॉर्म वो आपको स्कूल से ही भरने पड़ते हैं, स्कूल के ज़रिए भरते हैं। और उसके बाद आप चाहें तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन भी भर सकते हैं। जैसे इसमें बता रहे हैं कि यह सच है कि कुछ स्तरों पर भारत में हजारों वर्षों से एक आबाद सांस्कृतिक परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस निरंतरता को जड़ता समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी सच है कि दूसरी सभी प्राचीन संस्कृतियों की तरह भारत में भी संपत्ति कुछ लोगों तक सीमित रही। शिक्षा और आध्यात्मिक क्रियाकलापों में भी थोड़े से लोग भी संलग्न थे। विश्व का प्राचीनतम महाकाव्य महाभारत इसका प्रमाण है कि अपने समय के प्रसिद्ध धनुर्विद आचार्य द्रोण को कुरु राजवंश की युग पुरुष भीष्म पितामह ने कौरव पांडव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था। द्रोणाचार्य की प्रसिद्धि को सुनकर एकलव्य नामक एक अति उत्साही भील किशोर उनके पास बाण शिक्षक सीखने के लिए गया था, लेकिन गुरु द्रोण ने एकलव्य को यह कहकर अपना शिष्य नहीं बनाया था कि ये केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देने के लिए नियुक्त है। आज भी देश के ग्रामीण इलाकों और समाज के कमजोर वर्गों में एकलव्य जैसी अनेक प्रतिभाएं सही दिशा निर्देश एवं संरक्षण के अभाव में असमय ही मुरझा रही हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी छिपी प्रतिभाओं की खोज की जाए और उन्हें अपेक्षित संरक्षण और मार्गदर्शन दिया जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना इसी लक्ष्य विशेष के लिए समर्पित। जैसे मैंने बताया था कि जो गांव का टैलेंट है वो आपको बाहर आना चाहिए, और जैसा इनने बताया था कि केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देने के लिए नियुक्त है, तो अब जितने भी एकलव्य होंगे वो चाहें तो नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें आप चाहें तो इसको परचेस मतलब करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको पढ़ना है तो मैं इसका एक क्लिप भेज देता हूँ, जिससे मतलब आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। वैसे अवेलेबल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं जो आवेदन पत्र है, तो अगर ऑफलाइन लेना चाहें तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ऑफलाइन जो है हर जगह पे, कई बार स्कूलों में भी उसकी जो कॉपियाँ आ जाती हैं, और बीईओ ऑफिस, डीईओ ऑफिस, इन सभी ऑफिस से आप चाहें तो जो उनकी कॉपी है, मतलब जो फॉर्म है वो आप फ्री में ले सकते हैं। और आवेदन पत्र जमा करना मतलब वो सब जो है स्कूल देख लेते हैं। और बेसिकली जब जैसे ऐसे मैं बताया, मतलब मुझे भी पता है और आपको भी बता देता हूँ कि जो नवोदय विद्यालय का मेन मोटिव है कि गांव का टैलेंट ही बाहर आएगा। तो कई बार ऐसा रहता है अगर आप शहर में पढ़ रहे हैं और आप अगर अच्छे काबिल हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देना पड़ता है, लेकिन अगर आप गांव के स्कूल से पढ़ रहे हैं तो फिर आप आसानी से है इसमें मतलब काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के। ये सब तो बातें हो गई बेसिक। और फिर अभी हम अगर बात करें जो टेस्ट के सिलेबस कैसा है, तो जैसा मैंने बताया था कि जो पहला कॉलम या खंड इसमें दिया हुआ है, पहला खंड जो है मानसिक योग्यता परीक्षा रहता है, मतलब उसमें आकृतियाँ कुछ पूछी जाती हैं अलग अलग तरीके की। और दूसरा है अंकगणित, और तीसरा है भाषा,
हिंदी, इसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उससे आपको पढ़ के उससे क्वेश्चन करने रहते हैं। तो पहले जो है 50 अंक का रहता है मानसिक योग्यता, उसके बाद 25 अंक का अंकगणित और 25 अंक का जो है हिंदी भाषा उसमें दी जाती है। टोटल आपका 2 घंटे का पेपर रहता है। वो ज़्यादातर जो है सुबह सुबह ही होता है। और एक शीट रहती है जिसको OCR शीट, यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टराइज रिकॉग्निशन शीट है, उसको आपको फुल फिल करना रहता है। इस तरीके से आपको उस टाइम बता दिए जाते हैं। बाकी सब यहाँ पे कुछ नियम वगैरह बताए हुए हैं। और जैसा मैंने बताया, अगर आपका सिलेक्शन होता है तभी आपका नाम आता है, या फिर उसमें मतलब जो लिस्ट जारी होती है उसमें नाम आ जाता है। उसमें मार्क्स तो नहीं आते हैं, और उसमें आप कभी भी मतलब चाहें कि आपका रिकैलकुलेशन है तो ऐसा कोई सा भी उसमें मतलब आप नहीं करवा सकते हैं। अगर सिलेक्शन होगा तो आपके पास कई बार लेटर भी आता है, नहीं तो आप ऑनलाइन उसमें जाके सर्च भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ। देखिए आकृतियाँ, इस तरह की कुछ अलग अलग आकृतियाँ आती हैं। ये मानसिक योग्यता का परीक्षण सॉरी। और इस तरह से हम आगे अगली वीडियोस कंटिन्यू अगर आप बने रहेंगे तो हम बिल्कुल इन सब को डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट जो है हम इसमें करेंगे। और बेसिकली क्या है, जो मैंने ही इस एग्ज़ाम को दिया है और मैं नवोदय में पढ़ा हूँ, तो मुझे एक आइडिया है कि कैसे आप उसको मतलब फिल कर सकते हैं और कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर इस साल नहीं तो फिर अगले साल जो और लोग आने वाले हैं, बस ये है कि आपको 5th क्लास में ही आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलता है। अगर आपकी किस्मत और आपका जो प्रयास है अगर रहता है तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ये जो हम शीट के बारे में बात करने वाले थे वो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट। इसको केवल जो है ब्लू या ब्लैक पेन से ही फिल किया जाता है, और उसके अलावा बस इस शीट को फिल करना रहता है। इसमें नाम रहता है आपका, अनुक्रमांक रहता है, पिता का नाम, और बस इन सभी को करेक्ट वो आपको उस तरह में एग्ज़ाम जब देते हैं तब आपको सही तरीके से बता देते हैं। इस तरफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं और इस तरफ से आपको फिल करना रहता है। तो अभी हमने जो बात की है, वो पूरा स्कूल के बारे में, और वहाँ की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है और सिलेबस क्या रहता है। अगर आप कुछ जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर कोई आपको जो जान पहचान का है, जो जिसने भी एग्ज़ाम मतलब देने वाला है, और जो बाद में भी आप जो अगले साल देने वाले होंगे, तो उनको आप बता सकते हैं कि आप इस वीडियो को उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या है उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।